अच्छा जी, अब हमारे पास ये सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है। ये है फॉर एग्जांपल V और ये I। फ़र्ज़ करते हैं वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से बन रहा है और करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है। करंट का ग्राफ इस तरह से बन रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो अब हम कहेंगे कि V एंड I जो है वो इन फेज नहीं है। इन दिस ग्राफ V एंड I आर नॉट इन फेज। अब वो इन फेज नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस तरह की सिचुएशन में अब हम लिखेंगे कि इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस वो कितना है, वो 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन भी कहते हैं। तो अब इस वक्त हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियन के बराबर है। यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहते हैं कि ये π/2 हमें कैसे पता चला। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इस तरह की एक वेव है तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल है 180। अभी हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे 270 और यहाँ पे है हमारे पास 360। तो ये देखें, जिस वक्त हमारे पास V अपने 0 डिग्री पे है तो I अपने कौन से एंगल पे है, ये देखें 90 डिग्री पे है। इसलिए हमने लिखा कि दोनों के फेज़ में इस वक्त हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। कि जिस वक्त V का फेज़र 0 डिग्री पे होगा तो I का फेज़र उस वक्त हमारे पास कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे। मैं ज़रा इसको डायग्राम की मदद से शो करता हूँ। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो टाइम इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पे, टाइम इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर V का जो ग्राफ है, V का जो फेज़र है वो यहाँ पे है, अगर V का फेज़र यहाँ पे है तो इसी टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे I का फेज़र कहाँ पे होगा, अपने 90 डिग्री पे। ये देखें I का फेज़र यहाँ पे, ये उसकी पोजीशन, I का फेज़र यहाँ पे। इस तरह के सिचुएशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि I लीड्स V बाय 90 डिग्री। I लीड्स V बाय 90 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये अपने 0 डिग्री पे है और ये अपने 90 डिग्री पे है। तो ये I जो है वो इससे आगे है, I जो है वो इससे आगे है। हमने रोटेशन को इस तरह से शो किया है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेशन को शो किया। तो इस लम्हे ये इस तरह से और ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करें। तो हर लम्हे जो I का फेज़र है वो V के फेज़र से क्या होगा, आगे होगा। हर लम्हा I का फेज़र V के फेज़र से आगे होगा। कितना आगे होगा, 90 डिग्री। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि I लीड्स V बाय 90 डिग्री। एक और सिचुएशन भी अब मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो करता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन भी इस चैप्टर में हमारे सामने आ सकती है। इस तरह की सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है कि फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पे मैं शो करता हूँ करंट और वोल्टेज को और यहाँ पे मैं शो करता हूँ टाइम को। तो फ़र्ज़ करते हैं कि वोल्टेज का जो फेज़र है वो इस तरह से है और करंट का जो फेज़र है वो इस तरह से है। करंट का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से। अगर सिचुएशन इस तरह की, तो इस वक्त भी हम कहते हैं कि ये दोनों इन फेज़ नहीं हैं और इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस मौजूद है 90 डिग्री का। लेकिन इस सिचुएशन के लिए अब हम लिखेंगे कि V लीड्स I बाय 90 डिग्री।
यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि V जो है वो I को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। अब मैं ज़रा इसको फेजर्स की मदद से शो कर देता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अगर किसी ख़ास वक्त पे देखें टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे, ये यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, तो टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये देखें 0 सेकेंड पे वोल्टेज का जो फेज़र है वो यहाँ पे हमारे पास है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम हमारे पास करंट का फेज़र जो है वो यहाँ पे है, उसी लम्हे करंट का जो फेज़र है वो यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो बिल्कुल दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। मैंने अभी आपको इन मार्कर्स की रोटेशन से समझाया कि अब सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है, अब सिचुएशन हमारे पास इस तरह से है कि ये है हमारे पास वोल्टेज का फेज़र और ये है हमारे पास करंट का फेज़र, ये सिचुएशन, लेकिन रोटेशन तो इस डायरेक्शन में हो रही। तो अब भी इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस 90 है, अब भी इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस नहीं, और ये इस तरह मुसलसल रोटेट कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज का जो फेज़र है ये करंट के फेज़र से हर लम्हा 90 डिग्री आगे होगा, हर लम्हा 90 डिग्री आगे होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि V लीड्स I बाय 90 डिग्री। ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वेव फॉर्म के हवाले से कि इस तरह का वेव फॉर्म भी बन सकता है, जो पिछला डायग्राम था उस तरह का भी बन सकता है, इन फेज़ वाला भी बन सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेव फॉर्म्स हैं जो कि हमारे पास इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की शक्ल में हमारे पास बन सकते हैं। अब I और V का ग्राफ इस तरह से हो या हमारे पास I और V का ग्राफ इस तरह से हो, ये मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये वोल्टेज और फ़र्ज़ करते हैं कि करंट जो है वो इस तरह से, करंट इस तरह से। तो हमारे पास किसी भी किस्म का IV ग्राफ हो, जिस तरह ये है या ये है, आप इस ग्राफ में बखूबी देख सकते हैं कि कभी हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव होता है, कभी करंट पॉजिटिव होता है, कभी वोल्टेज नेगेटिव, कभी करंट नेगेटिव, यानी I और V की वैल्यू पॉजिटिव साइड पे भी बन रही हैं और नेगेटिव साइड पे भी बन रही हैं। तो पावर का जनरल जो हम फार्मूला डिस्कस करते हैं पावर, तो वो तो होता है IV। तो इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि I और V की मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव जवाब भी बने और I और V की मल्टीप्लिकेशन से पावर का नेगेटिव जवाब भी बने। ये पॉसिबिलिटी इस वक्त है क्योंकि ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये अल्टरनेटिंग करंट है। कभी वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी करंट की वैल्यू पॉजिटिव, कभी करंट की वैल्यू नेगेटिव। तो I और V की मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव जवाब भी आ सकता है और नेगेटिव जवाब भी आ सकता है। तो AC सर्किट में हम जब पावर डिस्कस करेंगे AC सर्किट में, तो अगर उसका जवाब IV ग्राफ का जवाब यानी उससे जो पावर का आंसर बनता है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू डिवाइस, यह उसका मतलब होगा। अगर IV ग्राफ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि सोर्स से डिवाइस की तरफ एनर्जी फ्लो कर रही है। और अगर हमारे पास IV ग्राफ से जो पावर का जवाब बन रहा है, पावर का जवाब नेगेटिव है, तो फिर इसका मतलब होगा कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम डिवाइस या सर्किट कंपोनेंट टू द सोर्स, यानी एनर्जी जो है वो डिवाइस से सोर्स की तरफ जा रही है। अगर पावर जो कि IV के बराबर है तो I और V ये तो दोनों अल्टरनेटिंग हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन से कुछ जगहों पे पॉजिटिव जवाब बनेगा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से कुछ जगहों पे पावर का जवाब नेगेटिव बनेगा। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब होगा कि सोर्स से डिवाइस की तरफ एनर्जी जा रही है, और अगर पावर नेगेटिव साइन के साथ आपको मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि अब डिवाइस से सोर्स की तरफ एनर्जी जा रही है। तो AC बिजली चूँकि DC बिजली से डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास
जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जिस तरह रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, सॉलिनॉइड जिसको इंडक्टर भी कहा जाता है, तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। डीसी बिजली के साथ कैपेसिटर डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है और एसी बिजली के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। बिल्कुल इसी तरह सॉलिनॉइड या इंडक्टर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में, तो सॉलिनॉइड या इंडक्टर का बिहेवियर डीसी बिजली में अलग है और एसी बिजली में उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, अगर हम किसी रेजिस्टर को डीसी, तो डीसी में तो रेजिस्टर हम बिल्कुल 9th और 10th से जानते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होता है। अब उसी रेजिस्टर को, उसी कैपेसिटर को, उसी सॉलिनॉइड या इंडक्टर को अगर हम एसी सर्किट में डिस्कस करें तो किस तरह से होगा, तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं एसी सर्किट्स के हवाले से। तो इसमें हम पहले अलग अलग एक एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर का बिहेवियर किस तरह से होगा और कैपेसिटर का बिहेवियर किस तरह से होगा, इसी तरह सॉलिनॉइड या इंडक्टर का बिहेवियर किस तरह से होगा। तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट्स के हवाले से।